हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम की लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यूनाइटेड नेशंस एक रिडंडेंट बॉडी यानी कि एक निरर्थक संस्था बन गई है और क्यों यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म होना बहुत ही आवश्यक है। वो सारे कारण जिस वजह से यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की मांग हो रही है, हम उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि रिफॉर्म की मांग ही क्यों हो रही है। तो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी चल रहा है 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री का सबसे अनकन्वेंशनल और सबसे बुरा सेशन है। क्यों है बुरा सेशन? क्योंकि पैंडेमिक की वजह से जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो यहाँ पे पहुँच तो पाए नहीं है, मीटिंग तो हुई नहीं है। तो एक तरह से इस साल इट वाज एन एक्सरसाइज इन जूम डिप्लोमेसी, यानी कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जितने भी रिकॉर्डेड मैसेज है वर्ल्ड लीडर्स के, उसको डिस्प्ले किया गया। तो होना तो ये चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के जो ऑब्जेक्टिव हैं, ग्लोबल कम्युनिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे संबंधित वर्ल्ड लीडर्स बात करते हैं। पर इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया है कुछ देश के द्वारा अपने कंट्री में होने वाले कैंपेनिंग के लिए, इलेक्शंस होने वाले उसके कैंपेनिंग के लिए, जैसे कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद कुछ कंट्री ने कॉमेडी भी की है, जैसे कि चाइना ने कहा है कि दे आर द मोस्ट पीस लविंग कंट्री, और वो एक्सपेंशनिज्म में बिलीव नहीं करते, यानी कि वो विस्तारवाद में बिलीव नहीं करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो खुद कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा कि ही डोंट थिंक कि दुनिया को एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की आवश्यकता है। तो शायद सच में दुनिया को वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस परफॉर्म नहीं कर रहा। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे कंट्रीज आती हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ करती हैं और चली जाती है। एक ऐसा फोरम बन गया है जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स अपने डोमेस्टिक ऑडियंस, यानी कि अपने देश की जो ऑडियंस है, देश की जो जनता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए बातें कहते हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री को लेक्चर देती है, आते हैं, झगड़ते हैं, लेक्चर देते हैं, देन लाइफ गोज़ ऑन। कुछ भी परिवर्तित तो नहीं होता ज़मीन पे। तो क्या हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की आवश्यकता है? और अगर हमें है तो इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। और रिफॉर्म की ज़रूरत हमें क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जो रीज़न देते रहे, यानी कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो रिफॉर्म्स के बहुत सारे रीज़न है। कुछ रीज़न तो ऐसे हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे, मैं उसको बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करूँगी। पर कुछ यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स हैं जो वेरियस आर्टिकल्स जो इस बारी पेपर में आए हैं आफ्टर दिस सेशन, मैंने वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करके सारे पॉइंट्स को इसमें समाहित करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव क्या रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट पे जब आप आंसर लिखें कि अगर किसी चीज़ को बताना है कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग और नॉट, फेल है या सक्सेस है, तो सबसे पहले तो बताइए कि ऑब्जेक्टिव क्या था। फिर एनालाइज कीजिए कि ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फेल है कि पास है। दे विल नो कि ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, इट मीन्स इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन रीजन देते रहे, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जब इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो क्या जितनी भी शांति स्थापित हो गई है पूरे दुनिया में? नहीं। दूसरा था कि आर्बिट्रेट आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जहाँ पे भी संघर्ष चल रहा है वहाँ पे मध्यस्थता करना। इजराइल फिलिस्तीन हो गया, यमन हो गया, सीरिया हो गया, यूनाइटेड नेशंस मध्यस्थता जो छोड़िए इंटरवीन भी नहीं करती टाइम पे। थर्ड था कि वॉर, यानी कि युद्ध दोबारा होने से रोकना। युद्ध तो हो ही रहे हैं, यमन में हो रहे हैं, सीरिया में हो रहे हैं। एंड फोर्थ थिंग था इंश्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड। तो दुनिया में अभी भूखमरी है, जेनोसाइड है, ह्यूमन राइट वायलेशंस है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। यूनाइटेड नेशंस कहाँ है? अभी पैंडेमिक था, यूनाइटेड नेशंस में एक रिजोल्यूशन तक पास नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो मेन रीज़न तो ये सारी चीज़ें, बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग। बाकी चीज़ें क्यों हमको रिफॉर्म की ज़रूरत है? सबसे पहला तो ये कि जब ये बना था इन 1945 और नाउ वी आर इन 2020, तब से लेके अब तक सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाई हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण पे जो उन्होंने दिया है, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पॉइंट रखा है कि वाई इट नीड्स रिफॉर्म। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो हुआ ये है कि जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो भी विक्टर कंट्रीज़ थे, जिन्होंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हासिल की थी, उन्होंने अपने फ़ायदे के हिसाब से सारे चार्टर्स को उन्होंने फ्रेम किया है। और उस टाइम से अब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। जैसे कि उन्होंने खुद को वीटो पावर दिया, एक तरह से इस तरह से अलाई किया कि दोबारा युद्ध ना हो। तो अभी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से अभी का जो सिचुएशन है बहुत ही डिफरेंट है। अभी जो आपका यूके है वो उतना पावरफुल नहीं है, फ्रांस जो है पावरफुल नहीं है। इससे ज़्यादा डिज़र्विंग कंट्री इंडिया है, जापान है, पर उनको यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं मिल रही। तो टाइम हैज़ कम कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो चेंज हुआ है, जो अभी के जो सिचुएशन है, उस मुताबिक कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में।
सेकेंड चीज़ ये है कि रिफॉर्म बहुत टाइम से ओवरड्यू है। लास्ट टाइम रिफॉर्म हुआ था इन द ईयर 1963, जब 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स को काउंसिल में ऐड किया गया था। यूनाइटेड नेशंस के 113 से 193 मेंबर्स हो गए तब से लेके अब तक, लेकिन इसके कंपोजिशन में एक बारी भी चेंज नहीं हुआ। तो सेकेंड चीज़ ये। तीसरी चीज़ है इनइक्विटेबल इकोनॉमिक एंड जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप जो है वो ओवर रिप्रेजेंटेड है, यूके, फ्रांस, रशिया। एशिया जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, सिर्फ चाइना। अफ्रीका और साउथ अफ्रीका से एक भी कंट्री नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए पूरे विश्व का, वो तो है ही नहीं। फोर्थ थिंग कि एक तरह से लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी का भी क्राइसिस का सामना कर रहा है यूनाइटेड नेशंस। क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे जहाँ पे इनको इंटरवीन करना चाहिए वहाँ पे ये करते नहीं। जैसे कि लीबिया, सीरिया, बिना इनकी परमिशन लिए कंट्रीज़ अटैक करती हैं, एक दूसरे से फाइट कर रही हैं। तो एक बात तो ये बताती है कि आपकी लेजिटिमेसी, मतलब आप हैं भी कि नहीं है, इस पर डाउट है। सेकेंड थिंग, इनकी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इनके पास सफलता, सक्सेस दिखाने के लिए बहुत ही कम है। जो चीज़ें एक्चुअली इंसान को इफ़ेक्ट करती है, कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट करती है, उस पर ये काम नहीं कर रही। ये काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ अगर इनके पास सक्सेस है दिखाने के लिए, तो डैट इज़ क्लाइमेट चेंज। जैसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ, वो भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत सारे मुद्दों पे एक राय नहीं रखती। तो ये हो गया। और इसकी जो बाकी सारी चीज़ें जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स भी इसके बहुत सारे एजेंसीज से जो है वो बाहर जा रहा है। तो इनके पास दो क्राइसिस है, एक तो लेजिटिमेसी, दूसरी क्रेडिबिलिटी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉर्थ साउथ डिवाइड का। तो अगर आप मैप अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे देन यू रियलाइज़ कि इसकी जो मेंबरशिप है वो किस तरह सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो कंट्रीज़ है उसको उसका ज़्यादा प्रेजेंटेशन है। और इसके जो 75% ऑफ जो वर्क होते हैं इस बॉडी का वो मेनली साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि अफ्रीका में बेस्ड है, पर अफ्रीका से एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लैटिन अमेरिका से एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट है इमर्जिंग इशू। 1945 के जो इश्यूज़ थे और 2020 के जो इश्यूज़ हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है और ये जो है उस स्पीड से उस गैप को फिल नहीं कर रहा है। जो भी क्रिटिकल डिसीजन है वो लिए नहीं जाते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का पावर है। जो भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, उसके बाद जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ट्रांसनेशनल थ्रेट है, इन सब चीज़ों को लेके इनका जो रवैया रहा है ये बहुत ही सुस्त रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ एडिशनल टॉपिक्स के बारे में। ये जो मैंने आपको कहा ये आपने अभी तक पढ़ा होगा ऑन वेरियस थिंग्स, पर अब जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये रिसेंटली बहुत सारे जो आर्टिकल्स आए पेपर में वहाँ से लिया गया है। तो एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहला तो है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे अगर आप फाइनेंसिस की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है यूएस, और इस बात का उन्होंने फ़ायदा भी उठाया है फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए यूएस की चलती थी। पर अब यूएस को चाइना जो है वो चैलेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है और शायद यही रीज़न है कि इसका चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो यूनाइटेड नेशंस के एसडीजी गोल्ड में इसको मेंशन किया गया है, जबकि सबको पता है ये कितना बड़ा डेट डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल है, BRI। ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस और इसके जो 6 ऑर्गन्स हैं वो कितने डिसफंक्शनल हो गए, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वो फेल किए डिलीवर करने में जिसके लिए उनको बनाया गया था। और अगर हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो होगा UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। अगर UNHRC के आप पूरे के पूरे फेलियर्स को देखेंगे तो रवांडा जेनोसाइड, कॉन्गो कॉन्फ्लिक्ट, बॉस्नियन जेनोसाइड, कंबोडियन जेनोसाइड, इतने सारे लोग की डेथ हुई। और यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा था, UNHRC क्या कर रहा था? क्या कोई अकाउंटेबल हुआ? क्या कंट्री को पनिश किया गया? नहीं। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन राइट अब्यूज़र्स हैं, जैसे कि क्यूबा हो गया, उसके बाद क्यूबा वैसा देश जो आर्बिट्री इम्प्रिजनमेंट और अनफेयर ट्रायल्स के लिए फेमस है, वेनेजुएला जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, एंड टू टॉप इट ऑल चाइना द मास्टर ऑफ देम ऑल, ये इसका मेंबर है जो कि दुनिया का सबसे पीस हेटिंग एंड वायरस स्प्रेडिंग कंट्री है इस वर्ल्ड में। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल जो है एक तरह से फेलियर है। अब हम बात करते हैं UN पीस कीपर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि जब वॉर कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है या फिर जब वो चल रहा होता है तो बाद में ये लोग एंट्री करते हैं। वॉर होने से पहले ये लोग मध्यस्थता करते नहीं, वॉर हो जाता है, तबाही हो जाती है, उसके बाद जो है ऑन द लेटेस्ट स्टेजेस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद भी ये कार्टून आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंट्री करने के बाद भी ये जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स होते हैं इन पे भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। जाते तो ये वहाँ पे शांति स्थापना करने हैं, लेकिन जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़ का प्रॉब्लम है,
आप ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। तो इन पे टाइम टू टाइम चार्जेस लगते रहते हैं। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जो वो कंट्री जो वॉर टोन है, जहाँ पे युद्ध से बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ पे शांति आ सकती है। एंड अगेन क्रेडिबिलिटी की प्रॉब्लम भी इस तरह की चीज़ों से होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मुद्दे हैं, उसको सॉल्व करना, एक तरह से मध्यस्थता करना। तो चाहे इजराइल फिलिस्तीन का डेकेड ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर अभी जो सीरिया या यमन में वॉर चल रहा है, यूएन मिशन जो जाते हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए, मीडिएट करने के लिए, वो कुछ भी कर नहीं पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? उसका वन ऑफ द रीज़न है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डिसप्रोपोर्शनेट पावर स्ट्रक्चर। क्योंकि P5 कंट्रीज़ को वीटो पावर है तो इसका इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि ब्रिटेन फ्रांस ने मिसयूज़ किया था वीटो अगेंस्ट इजिप्ट ड्यूरिंग सुएज क्राइसिस। रशिया यूज़ करता है, अगर कोई भी रिजोल्यूशन सीरिया के अगेंस्ट आता है तो वहाँ पे रशिया इसको प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह अगर इसराइल के अगेंस्ट कोई भी आता है तो यूएस प्रोटेक्ट करता है। अगर इंडिया किसी टेररिस्ट को ब्लॉक करना चाहता है तो चाइना जो है वो प्रोटेक्ट करता है पाकिस्तान को। तो एक तरह से वीटो का जो है आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माई बैक करके जो है यूज़ होता है। कोई भी जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे निकलता है नहीं। उसके बाद एक नया थ्रेट आया है यूएस में, जो टेंडेंसी या फिर जो पैटर्न देखा गया है वो है चाइना का वर्चस्व जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि यूएस से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इसकी एजेंसीज है, उससे बाहर हो रहा है। जैसे कि UNHRC से तो ये बाहर हो ही चुका है, यूनेस्को से बाहर हो चुका है, WHO से इन्होंने अपनी फंडिंग जो है सस्पेंड कर दी है। तो यूएस जो अपनी, क्योंकि इन्होंने कहा है, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि क्रेडिबिलिटी यूएन की जो है वो डाउटफुल है। तो यूएसए निकल रहा है तो चाइना के लिए इजी हो जा रहा है अपना वर्चस्व स्थापित करना। कैसे? एक डेटा है, आप ये देखिए, 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं यूएन की, जिसमें से 4 एजेंसीज़ को जो हेड करने वाले हैं वो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट ITO, इसके जो हेड हैं वो जाओ हुलिन हैं। ये पूरी दुनिया में जो हुवाई है उसको पोजीशन को एडवांस करते हैं, यानी कि आप हुवाई को यूज़ कीजिए, एक तरह से प्रमोशन का काम करते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रन किया जाता है बाय क्यू डोंगी, ये चाइना के फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उसके बाद एक और नाम इंपॉर्टेंट है, पेन फ्लीवान, ये सी जिनपिंग की वाइफ है, यानी फर्स्ट लेडी ऑफ चाइना। ये गुडविल एम्बेसडर है फॉर ट्यूबरक्लोसिस एड्स एंड फॉर गर्ल्स एजुकेशन यूनाइटेड नेशंस की। तो आप देख सकते हैं कि चाइना का किस तरह से वर्चस्व है। और ये वर्चस्व क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ चाइनीज चेक बुक्स। सबसे, मैंने आपको पहले बताया, सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेटरी कंट्रीब्यूटर है, और मनी टॉक्स एवरीवेयर। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, वो है कि ये जो है एक बॉडी ऑफ पॉलिटिक्स बन गया है। यहाँ पे एक कंट्री आती है, दूसरे कंट्री को लेक्चर देती हैं कि तुम अपने देश में जो है वो ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हो, हम बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत ख़राब हो, दे अब्यूज़ ईच अदर एंड देन लाइफ गोज़ ऑन। तो अगर एक और यहाँ पे एग्जांपल है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसको हेड किसके द्वारा किया जा रहा है? सऊदी अरेबिया, द बिगेस्ट आयरनी। उसके बाद जो सेकेंड थिंग है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो एक्टिविज़म है ऑन कश्मीर इशू, ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। क्योंकि इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया को कहा गया था कि कश्मीर में ये ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं, पर पाकिस्तान के टेरर आउटफिट को उन्होंने कहा था आर्म्ड ग्रुप्स। तो आप देख सकते हैं कितने बायस्ड हैं रिपोर्ट मेकिंग में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी इस्लामिस्ट एक है कैनेडियन सिटीजन्स, एक्चुअली उन्होंने पब्लिक में ब्रैग किया था कि किस तरह से उनका रोल था जब UNHRC की रिपोर्ट आई थी ऑन कश्मीर, तो किस तरह से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था इस पूरे कमेटी को। तो अगर पाकिस्तान जैसा देश UNHRC रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वर्ल्ड को सच में सोचना चाहिए कि रिफॉर्म की आवश्यकता कितनी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ बिफोर एंडिंग दिस, कि प्रधानमंत्री जी ने स्पीच में वर्ड्स यूज़ किए जो हम एज ए स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, कि यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, देन परफॉर्म करने की ज़रूरत है, और आज के समय के मुताबिक ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। तो ओके फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।